नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम 2019 की द लास्ट थीव्स नाम की एक चाइनीज मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। पिछले कुछ सालों में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ने लोगों के बीच काफी हाइप क्रिएट किया है। यह मूवी उसी का ही एक पहलू सामने लाया है जो मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज करता है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि कहानी काफी मजेदार होने वाली है। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम अपने पैसे बैंक में जमा करते हैं और बैंक वो पैसा अमीरों को लोन के तौर पर देते हैं ताकि वह लोग उन पैसों से और भी ज्यादा पैसे कमा सकें। अमीर मुनाफा कमाते हैं और बैंक को इंटरेस्ट देते हैं। इससे दोनों को फायदा होता है। कहा जाए तो एक तरह से नुकसान होता है आम आदमी का, क्योंकि इस फाइनेंशियल सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कभी कोई अमीर पैसे लेकर भाग जाता है तो कभी कोई बैंक दिवालिया हो जाता है, और गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल होने के बावजूद ये हाल है, क्योंकि सिस्टम को चलाने वाला ही इन घोटालों में शामिल होते हैं। अब सबको एक नई फाइनेंशियल सिस्टम की जरूरत थी जिसे कोई गवर्नमेंट नहीं बल्कि खुद लोग कंट्रोल कर सके, और इसी ने एक नए फाइनेंशियल सिस्टम को जन्म दिया जिसका नाम है ब्लॉकचेन। तो कहानी की शुरुआत होती है ताइवान के फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी के प्रमुख चैंग को दिखाते हुए, जो मीडिया के सामने एक अनाउंसमेंट करता है। वो कहता है उन्होंने सैंडबॉक्स नाम का एक नया प्रोग्राम यानी प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्रोग्राम के जरिए वो पुराने फाइनेंशियल सिस्टम को बदलना चाहते हैं ताकि फाइनेंशियल सिस्टम से लोगों का उठता हुआ विश्वास फिर से कायम किया जा सके। अब सैंडबॉक्स में हिस्सा लेकर लोग नए फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में अपना आइडिया शेयर कर सकते हैं। अब चैंग ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो ताइवान का नया मेयर बन सके। अब हम हान नाम के एक बंदे को देखते हैं जो बैंक में काम करता है और एक फाइनेंस एक्सपर्ट है। वह अपनी नौकरी से खुश नहीं था, क्योंकि वह जितना मेहनत करता है उसके मुकाबले उसकी सैलरी काफी कम थी, और उसकी मेहनत का फायदा बैंक को हो रहा है, ना कि उसे। वो जानता था इस तरह नौकरी करके वह कभी अमीर नहीं बन सकता, तो उसने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दी और उसने एक ऐसे फाइनेंशियल सिस्टम पे काम करना शुरू किया जो पैसों को लेकर ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें फ्रॉड ना हो सके और लोगों का भी विश्वास बना रहे। और उसे वो नाम देता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब हान के दोस्त निक, जो एक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, माइक, जो बैंक में आईटी एक्सपर्ट रह चुका है, और शमीन, जो एक काफी अमीर घर की लड़की है, तीनों हान के साथ उसके इस प्रोजेक्ट में जुड़ जाते हैं। वो लोग सेल्फ टोकन नाम की छोटी सी कंपनी शुरू करते हैं, और उन्हें अब अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बड़े इन्वेस्टर की जरूरत है जो उसे मिल नहीं रहा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा है, और निक को लगता है वो लोग अगर इस टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया तो कहीं गवर्नमेंट उन्हें जेल में ना डाल दे। तब हान के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इस टेक्नोलॉजी को सैंडबॉक्स के जरिए गवर्नमेंट के सामने रखा जाए, क्योंकि अगर सैंडबॉक्स के जरिए उन्हें अपनी प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिल गया तो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट अप्रूवल दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम सी क्लीन फंड की जनरल मैनेजर चिंग और उस कंपनी का मालिक येन को देखते हैं। येन की कंपनी सी क्लीन फंड ताइवान की नंबर 1 फाइनेंस कंपनी है, जो ना सिर्फ बैंक को बल्कि पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करती है। येन सिस्टम के लूपहोल का इस्तेमाल कर पैसे कमाना अच्छी तरह जानता है। उसके फ्रॉड में बैंक और पॉलिटिशियन भी शामिल होते हैं, इसीलिए वह कभी पकड़ा नहीं जाता। खैर, अब येन की नजर हान और उसकी कंपनी सेल्फ टोकन पर पड़ती है, तो उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी साजिश चलने लगती है और वो चिंग को इस काम पर लगा देती है। दूसरी तरफ सैंडबॉक्स के सिलेक्शन राउंड में हान अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सपर्ट्स के सामने पेश करता है, जहां चैंग और चिंग के साथ साथ सेंट्रल बैंक का गवर्नर सूचिन भी एक्सपर्ट के रूप में मौजूद थे। हान कहता है कि लोग इस बात से नाराज हैं क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आए दिन फ्रॉड होते रहते हैं और उनका पैसा बैंक में होने के बावजूद सेफ नहीं है। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस सोच को बदल सकती है, क्योंकि इस पे कंट्रोल किसी बैंक या गवर्नमेंट का नहीं बल्कि हर इंडिविजुअल इंसान के पास होगा, और अपने खुद के कमाए पैसे पे उनका खुद का कंट्रोल होगा। हान यह भी कहता है कि इस टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो करेंसी के रूप में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी यानी डिजिटल करेंसी, जिसकी वैल्यू लोग खुद डिसाइड करेंगे, ना कि गवर्नमेंट या बैंक। लोगों का पैसा उनके खुद के पास रहेगा और साथ ही उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ, आपका पैसा आपके पास रहेगा। इससे बैंकों और गवर्नमेंट के ऊपर से फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अब चिंग हान से सवाल करती है कि इससे तो पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डील जैसे गलत कामों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकेगा। और रहा सवाल लोगों का, उनके डेटा प्राइवेसी का क्या? चिंग ये भी पूछती है कि डिजिटल करेंसी पे टैक्स कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि भले ही एक आदमी ताइवान में रहता हो मगर उसका पैसा तो इंटरनेट पे होगा।
ये डिजिटल करेंसी है, मतलब कोई भी हैकर इसे हैक करके पैसे चुरा सकता है, और जिनके पास इंटरनेट ना हो या टेक्नोलॉजी की समझ ना हो उनका क्या? हान के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता और उसका सपना वहीं पर चकनाचूर हो जाता है। तब चैंग कहता है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब निक उनके प्रोजेक्ट को फेल होता हुआ देख उसका हौसला टूट जाता है। वो सेल्फ टोकन के पेटेंट और अपने हिस्से के शेयर्स शाइनसिन फाइनेंस के पास मॉर्गेज रखता है और उसके बदले येन के कंपनी के कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदता है। फिर एक रात हान को किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में एक आदमी उसके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट दिखाते हुए उसे एक क्लब में मिलने के लिए बुलाता है। अब शमीन चाहती है कि हान उसके पिता की हेल्प ले, मगर हान मना कर देता है क्योंकि वो खुद के दम पर कुछ बनना चाहता है। अगले दिन हान उस आदमी से मिलने क्लब पहुंचता है। वहीं पर एक लड़की हान को उसके काम के बारे में पूछती है। तब वो उसे ब्लॉकचेन के बारे में बताता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सातोशी नाकामोतो नाम के आदमी ने बिटकॉइन को बनाया, जिससे करेंसी लोगों के कंट्रोल में रहे, ना कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास। तभी वहां मौजूद एक शख्स हान के बातों को यह कहकर मजाक उड़ाता है कि आजकल बिटकॉइन को लेकर बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। तभी वहां पर चिंग आती है। वो मेटल कप के जरिए समझाने की कोशिश करती है कि हम हमारे पैसे बैंक में रखते हैं ताकि हमारे पैसे सेफ रहें, मगर बैंक उन पैसों को लोन के तौर पर बड़े बड़े बिजनेसमैन को देते हैं। जब वह लोग प्रॉफिट कमाते हैं तो वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और बैंक को हेवी इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटाते हैं। गवर्नमेंट टैक्स के पैसों को दूसरे प्रोजेक्ट में लगाती है तो बैंक इंटरेस्ट से कमाए पैसे किसी और को लोन के तौर पर देती है। हमारे डिपॉजिट किए गए पैसों से वो लोग 10 गुना पैसे जनरेट करते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता हमारे पैसों का क्या हो रहा है। हमें लगता है हमारा पैसा बैंक में है, जिस पर हमें छोटा मोटा इंटरेस्ट मिलता है। टैक्स मिलने के बावजूद गवर्नमेंट कर्जे में है। बिजनेस वाले तो कमाए हुए पैसे पे आधे से ज्यादा टैक्स और इंटरेस्ट पे करते हैं। तो हमारा पैसा आखिर गया कहां? तो वो जाता है उन चुनिंदा बिलियनियर्स के पॉकेट में जो बिजनेस, बैंक और गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं, जिससे अमीर और अमीर हो रहा है और हम वही के वहीं रह जाते हैं। मगर ब्लॉकचेन में कप मेटल का नहीं, ट्रांसपेरेंट होता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहां घूम रहा है और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब हान चिंग से कहता है, उस दिन तो सबके सामने तुमने मेरे प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो अब आप मेरे प्रोजेक्ट में दिलचस्पी क्यों दिखा रहे हैं? चिंग बताती है, मैंने इसीलिए रिजेक्ट कर दिया था ताकि तुम्हारे आइडिया को कोई चुरा ना ले। हम दोनों साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हान ने उससे पूछा कि तुम क्यों ब्लॉकचेन में इंटरेस्टेड हो? तब चिंग उसे बताती है कि मेरे पिता एक बैंक में बड़े पोस्ट पर काम करते थे। उस समय ताइवान की इकोनॉमी पीक पर थी। बैंक ने उस पीक का फायदा उठाने के लिए मेरे पिता को बैंक के पैसे एक पर्टिकुलर कंपनी के बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए कहा, जिस पर उन्हें 20% एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, जो काफी हाई था। बैंक की तरफ से मेरे पिता ने $300 मिलियन उन बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, लेकिन यह एक फ्रॉड था जिसमें बैंक के टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व थे और सारा इल्जाम मेरे पिता पर डाल दिया गया, जिसके कारण मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। और जो लोग इस फ्रॉड के पीछे थे वह लोग अपने पैसे और पावर के दम पर कुछ ही दिनों में जेल से छूट गए। अगर हम ब्लॉकचेन को इंप्लीमेंट कर सके तो इस तरह के फ्रॉड को खत्म कर सकते हैं और एक नए फाइनेंशियल सिस्टम की शुरुआत कर सकते हैं। चिंग ये भी कहती है कि तुम अपने प्रेजेंटेशन पर काम करो, इसे और इंटरेस्टिंग बनाओ। सैंडबॉक्स में एंट्री दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। अब घर लौटकर हान अपने दोस्तों के सामने चिंग का प्रस्ताव रखता है, लेकिन माइक को शक है कि इसके पीछे कोई साजिश है। पर निक कहता है, यह मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। फिर उन लोगों के बीच बहस शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में हान ने फैसला किया कि वह लोग चिंग से हाथ मिलाएंगे। अब चिंग हान से कहती है कि हमें सबसे पहले तुम्हारा सेल्फ टोकन का आइडिया लोगों के बीच पहुंचाना होगा ताकि लोग तुम्हारे आइडिया पर इन्वेस्ट करें। फिर हान जगह जगह जाकर अपने आइडिया को लोगों के बीच प्रमोट करना शुरू कर देता है। वो लोगों से कहता है, अगर आप अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट सेल्फ टोकन में करेंगे तो कोई एक इंसान नहीं बल्कि हम सभी अमीर बन सकते हैं। एक समय था जब एक बिटकॉइन की कीमत $1 भी नहीं थी। आज ये $50,000 से ज्यादा है और कल ये $100 मिलियन भी हो सकता है और हमारे सेल्फ टोकन की वैल्यू भी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ेगा। इसके बाद चिंग हान से कहती है कि यह दिखावे की दुनिया है, यहां जो दिखता है वही बिकता है। फिर वह हान का मेकओवर करती है, जिससे उसका लुक पूरी तरह बदल जाता है। चिंग उसे एक नया ऑफिस भी दिलवाती है। फिर चिंग येन से कहती हैं कि वे हान के प्रोजेक्ट से कम $3 बिलियन कमा सकते हैं, लेकिन इसे बैंक से अप्रूव करवाना येन की जिम्मेदारी है। येन जवाब देता है कि वे इस प्रोजेक्ट में बैंक और गवर्नमेंट दोनों को शामिल करेंगे ताकि कोई किसी पर उंगली ना उठा सके। अब सैंडबॉक्स प्रोग्राम की आखिरी मीटिंग शुरू होती है,
जहां हान अपना प्रोजेक्ट सैंडबॉक्स सदस्यों के सामने पेश करता है। वह उन्हें बताता है कि इससे सरकार और आम जनता दोनों को फायदा होगा। अब मीटिंग खत्म होने के बाद हान इस बात को लेकर परेशान था कि उसका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा या नहीं। तभी चैंग उसे खुशखबरी देता है, उसके सेल्फ टोकन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इस बात से सारे दोस्त काफी खुश होते हैं और पार्टी करने लगते हैं। हालांकि अगले दिन जब हान कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है तो उसमें लिखा होता है कि हान की सेल्फ टोकन कंपनी जो भी फंड जुटाएगी उसका 15% कमीशन के तौर पर बैंक के ट्रस्ट को देना होगा। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। तब चैंग उसे बताता है कि क्योंकि उसकी अपनी कंपनी नहीं है इसलिए उसे शुरू में इसी तरह काम करना होगा, लेकिन हान ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से साफ इनकार कर दिया। तभी वहां पर शिनहसिन फाइनेंस के मैनेजर कैल्विन आता है। तब हान को एहसास होता है यह सब उन लोगों की सोची समझी साजिश है। वो चिंग के ऊपर काफी गुस्सा होता है। वो कहता है, मैं बेवजह बैंक वालों को अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बना सकता। मैं यहां बिजनेस करने आया हूं, ना कि बैंक फ्रेंचाइजी खोलने। तब येन उससे कहती है, इस सिस्टम में रहकर काम करना है तो ये करना ही होगा, तुम उनके बिना बिजनेस नहीं चला सकते। यह सुनकर हान कॉन्ट्रैक्ट नीचे फेंक देता है और वहां से चला आता है। उसके जाने के बाद कैल्विन फैसला करता है कि वो सेल्फ टोकन कंपनी के नाम से कन्वर्टेबल बॉन्ड इश्यू करेगा, क्योंकि सेल्फ टोकन कंपनी के पेटेंट निक ने पहले ही उनके पास गिरवी रखे हैं। अब दूसरी ओर निक हान के इस फैसले से फ्रस्ट्रेट होकर उससे झगड़ने लगता है। हान येन की इस ऑफिस को छोड़कर अपने पुराने ऑफिस वापस जाने का फैसला करता है। अब निक उनके साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ देता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे गिल्ड महसूस हो रहा था, क्योंकि हान जिस कंपनी का सपना देख रहा है उस कंपनी के पैटर्न उसने उसे बिना बताए शिनहसिन को बेच दिया है। पर रात को वो हान को मैसेज करता है कि वो सुसाइड करने जा रहा है। हान तेजी से टेरेस की ओर भागते हैं। वो निक को समझाने की कोशिश करता है, मगर निक नीचे कूद जाता है। घायल हालत में निक को हॉस्पिटल एडमिट किया जाता है, जहां वह कोमा में चला जाता है। इसी दौरान येन कैल्विन के जरिए सेल्फ टोकन कंपनी के पेटेंट खरीद के उस पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद हान चिंग से मिलने जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम इसी तरह लोगों की जिंदगी बर्बाद करते हो? तब वह डॉक्यूमेंट दिखाते हुए चिंग कहती है कि तुम्हारे दोस्त निक ने तुम्हारे कंपनी के पेटेंट और उसके शेयर शिनहसिन फाइनेंस के पास गिरवी रखे थे, जो अब येन के पास है, और इसी वजह से निक ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। और अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो और कई लोगों को सुसाइड करना पड़ सकता है। अब सैंडबॉक्स की तरफ से बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जहां चैंग सबसे कहता है सेल्फ टोकन प्रोजेक्ट को इसके ओरिजिनल फाउंडर हान लीड करेंगे। मतलब हान ने अपने दुश्मनों से हाथ मिला लिया है। इस बात से माइक और शमीन काफी नाराज होते हैं। तब हान उन्हें समझाता है उसने यह कदम सबकी भलाई के लिए उठाया है। तब माइक भी हान को छोड़ के चला जाता है। खैर, अब हान तेजी से कंपनी को बिल्डअप करने में जुट जाता है। सेल्फ टोकन पहली क्रिप्टो करेंसी थी जिसे गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल मिला है। अब सेल्फ टोकन के जरिए ट्रांजैक्शन शुरू करने के लिए डिवाइस सेटअप किए जाते हैं। फिर सेल्फ टोकन को दुनिया भर में लॉन्च करने की तैयारी शुरू हो जाती है। हान दुनिया भर में सेल्फ टोकन की प्रमोशन में जुट जाता है। वो दुनिया को बताता है कि सेल्फ टोकन पहली ऐसी डिजिटल करेंसी होगी जो बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ देगी। हान की फोटो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छपती है और अब दुनिया उसे पहचानने लगी है। इस बात पर येन एक सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। पार्टी में उन अमीर लोगों का असली घिनौना चेहरा हान के सामने आता है। उसे एहसास होता है कि न चाहते हुए भी वो अब उनके जैसा बन चुका है। रात को नशे में धुत हान को चिंग घर छोड़ने आती है, जहां शमीन मौजूद होती है। शमीन उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है। तब उसे पता चलता है कि हान ने येन की सभी शर्तें मान ली हैं और अब बस उसे वहां एक कठपुतली बनकर रहना है। हान को उनके चंगुल से आजाद करने के लिए शमीन अपने पिता से $30 मिलियन की हेल्प मांगती है। शमीन के पिता पहले तो हान की मदद करना नहीं चाहता था, मगर अपनी बेटी की खुशी के खातिर बाद में मान जाते हैं। अगले दिन शमीन हान से कहती है कि उसके पिता उसे $30 मिलियन दे रहे हैं, जिसे हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। यह सुनकर हान उस पर काफी गुस्सा होता है। अब शाम को डिनर के दौरान सब लोग एक साथ डिनर कर रहे थे। तभी चैंग बताता है कि पब्लिक फंडिंग से जो पैसा जमा होगा उसे बैंक के जरिए लोन में घुमाया जाएगा। कुछ पैसा ट्रस्ट में डाल दिया जाएगा और कुछ पैसा इलेक्शन कैंपेन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तभी येन वहां पर अनाउंस करता है अगले इलेक्शन में वो उनकी तरफ से हान को खड़ा करेगा। क्योंकि हान लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है, इसलिए वह आसानी से इलेक्शन जीत सकता है। यह सुनकर हान शॉक हो जाता है और वही चैंग इस बात से काफी गुस्सा होता है। इसके बाद हान जब घर लौटता है वह ये गुड न्यूज शमीन को देना चाहा, लेकिन उसे पता चलता है वह घर छोड़कर चली गई है। फिर हम देखते हैं हान माइक से मिलने जाता है और वह माइक से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है।
अब हान के बारे में सोशल मीडिया पर चर्चे होने लगे, वह हर जगह ट्रेंड करने लगा। हान को एक सेलिब्रिटी के तौर पर देखने लगते हैं और ये युवा एंटरप्रेन्योर काफी फेमस हो गया, खासकर लड़कियों के बीच। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगता है जहां दिखाया जाता है हान दो गर्लफ्रेंड बना के रखा है, एक जो अमीर बाप की लड़की है और दूसरी जो एक अमीर इन्वेस्टमेंट लेडी है, और अब वो दूसरी लड़कियों को पटाने में लगा है। सैंडबॉक्स तो गवर्नमेंट का एक स्कैम है और हान भी उस स्कैम का हिस्सा है। लोगों को बेवकूफ बनाना, यही उसकी कंपनी का काम है। अब इस बदनामी से येन और उसके लोग टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पब्लिक फंडिंग की चिंता है। उन्हें शक होने लगता है कि कहीं हान उनसे गद्दारी करने के चक्कर में तो नहीं, क्योंकि हान माइक से मिला था, इस बात का सबूत उनके पास है। यहां हमें पता चलता है हान माइक के साथ मिलकर एक प्रोग्राम डेवलप कर रहा है जिससे कोई भी पब्लिक फंडिंग का पैसा मिसयूज ना कर पाए। माइक एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप करता है जिसके जरिए पब्लिक फंडिंग का पैसा येन के ट्रस्ट के बदले सेल्फ टोकन में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जा सके। इसके बाद हम देखते हैं चिंग के कुछ लोग माइक और शमीन को किडनैप कर लेते हैं। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाती है जहां पब्लिकली ये अनाउंस किया जाएगा कि सेल्फ टोकन कंपनी ने पब्लिक फंडिंग के जरिए कितना पैसा रेज किया है। हान प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने निकलता है तो एक कार उसका पीछा करने लगती है। येन ने चिंग के जरिए हान को मारने का प्लान बना लिया है क्योंकि अब इन लोगों की नजर पब्लिक फंडिंग के पैसे पे है। उनका प्लान होता है पब्लिक फंडिंग में 100 मिलियन शो करके बाकी का पैसा वो लोग हड़प लेंगे। अब एक सिग्नल पर हान की कार रुकती है जहां सामने एक ट्रक उसका इंतजार कर रहा है। अब जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है वो ट्रक तेजी से हान की कार की तरफ बढ़ता है। कुछ देर बाद चैंग के मोबाइल पर मैसेज आता है कि प्लान के मुताबिक एक्सीडेंट में हान मारा जा चुका है। अब चैंग कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि उनके प्रोजेक्ट हेड हान की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मगर कंपनी का काम जारी रहेगा। हम सब मिलकर हान के सपने को पूरा करेंगे। वो लोगों को इनकरेज करता है कि लोग हान के सपने को पूरा करने के लिए फंडिंग में कंट्रीब्यूट करें। चैंग स्पीच दे ही रहा होता है कि तभी वहां हान आ जाता है। सब लोग उसे वहां देखकर शॉक हो जाते हैं। वह लोगों को बताता है कि आज वह किस्मत की वजह से जिंदा है और शायद मैं इसलिए जिंदा बच गया ताकि आप लोगों को एक वीडियो दिखा सकूं। अब वो स्क्रीन पे एक वीडियो चलाता है जिसमें कैल्विन और चैंग ये कहते हुए नजर आते हैं कि कैसे वह लोग पब्लिक फंडिंग के पैसों को हड़पने वाले हैं और अपने खुद के प्रोजेक्ट्स में उसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। इधर येन को भी हान के जिंदा होने की खबर मिलती है, मतलब चिंग ने उसे डबल क्रॉस किया है। दरअसल येन का असली चेहरा दुनिया के सामने लाने के लिए ही चिंग ने हान के साथ मिलकर यह प्लान बनाया था। हान उनका कठपुतली बनने का नाटक कर रहा था और चिंग मीटिंग की सारी बातें एक हिडन कैमरा के जरिए रिकॉर्ड कर रही थी। अब सवाल आता है, चिंग ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि येन उसी स्कैम का मास्टरमाइंड था जिसकी वजह से चिंग के पिता ने सुसाइड किया था और न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हुए। चिंग ने शमीन और माइक को किडनैप नहीं किया था, बल्कि उन्हें किसी सेफ जगह रखा था ताकि येन और उसके लोग उन तक न पहुंच पाए, और ट्रक एक्सीडेंट वह सब झूठ था। हान प्रेस में यह भी बताता है कि गवर्नमेंट का सैंडबॉक्स प्रोजेक्ट इन अमीर और पावरफुल लोगों का पैसे लूटने का एक स्कीम है। जो भी बैंकिंग सिस्टम में बदलाव लाने के बारे में बात करता है, ये लोग उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि बैंक इन लोगों के लिए पैसे कमाने का जरिया है, जहां यह दूसरों के पैसों से अपनी जेबें भरते हैं। मगर हम करप्शन को खत्म करना चाहते हैं और एक ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल सिस्टम लाना चाहते हैं। इसके बाद येन के साथ साथ चैंग और कैल्विन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और चिंग का बदला पूरा होता है। अब सेल्फ टोकन कंपनी की क्राउड फंडिंग की गिनती शुरू होती है जो 3 बिलियन तक का आंकड़ा छूती है। अब फोन पर हान यह खुशखबरी चिंग को देता है, तभी एक अनजान आदमी आकर चिंग के पेट में चाकू घोंप देता है और चिंग वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। फिर हम हान, माइक और शमीन को चिंग के ग्रेवयार्ड में देखते हैं और इसी सीन के साथ हमारी आज की मूवी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमारा आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।